उस वक्त हमको लगता था कि हम जब मीडिया से बात करते हैं तो वो डॉटर डॉट बन जाता है और सेक्स वर्कर आ जाता है, तो हमारी पहचान सेक्स वर्कर हो जाती है। तो फिर ये सीमा का वजूद तो इसी इलाके से था ना, तो डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर माँ तो नहीं बदल जाएगी ना। आप मुझे बताइए कौन ऐसा बच्चा जो कलेक्टर बनने के बाद अपने माँ बाप का नाम बदल दिया हो। चलाने वाले का बेटा आज जज बना तो कलेक्टर बना तो वो एसपी बना, तो फिर सेक्स वर्कर की बेटी एनएचआरसी में जाने के बाद तौहीन वाली बात क्यों होगी। सेक्स वर्क में जो आज के डेट में लोग सेक्स वर्क का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि महिलाएं हैं जो शौकिया आती हैं, धंधा करके चलाती हैं, ये अब भी हुआ है, अभी हुआ है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में जाति आधारित सेक्स वर्कर होता आया। तो जब बेटी शब्द होता नहीं तो क्या शब्द आता है, सेक्स वर्कर शब्द आता है। तो सेक्स वर्कर बोल के जब किसी बेटी को आप संबोधित करते हैं तो भारतीय संस्कृति है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। क्या हो जब एक कन्वर्सेशन चल रहा हो और एक महिला अचानक से बोल दे कि आई एम ए डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर, आप अंदर तक हिल जाएंगे। हमारे साथ नसीमा खातून है जो रेड लाइट एरिया से आती है। आप लोग क्या आपको बता दें कि सभी एरिया के मुताबिक जो रेड लाइट एरिया की महिलाएं होती है जब कहीं जाती है तो अपने बारे में नहीं बता सकती हैं कि हम उस एरिया से आए हैं, लेकिन ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, एनएचआरसी में सलाहकार हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी अलग पहचान है, इस एरिया से आप बिलोंग करती है? देखिए पहचान अलग इसलिए है क्योंकि पहचान बनाई है ना, मतलब पहचान बनाना क्या था, पहचान तो यही था हमारा, पहचान तो कोई नया बनाया नहीं मैंने। हाँ ये है कि जो छुपाने वाली बात थी उसको बताया गया, उसको छुपाया नहीं गया। तो जो झूठ बोलना या फिर यहाँ पे अपना पहचान छुपाना, अब छुपाने के पीछे कारण है क्योंकि समाज रिकॉग्नाइज नहीं करता, समाज क्या बोले वो दर्जा नहीं देता कि आप आम महिलाओं की तरह उन महिलाओं को भी देखो या उनके बच्चों को देखो। तो बच्चा तो बहुत दूर की बात है, महिलाओं को ही दोयम दर्जा में रखा जाता है। तो ये जो पहचान है ये ऑलरेडी पहले से ही थी, बस इस पहचान पे जो पड़ी मिट्टी थी ना उसको मैंने झाड़ दिया, तो जो सच है वो सबके सामने है। आज आप एनएचआरसी में सलाहकार हैं, क्या बोलते हैं मैं डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर, बुरा नहीं लगता? क्यों बुरा लगेगा, ये तो मैं जब से ये काम में आई हूँ तभी से, एनएचआरसी तो अब आया है ना, नसीमा तो यहीं से थी, नसीमा का वजूद तो इसी इलाके से था ना, तो डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर माँ तो नहीं बदल जाएगी ना। आप मुझे बताइए कौन ऐसा बच्चा जो कलेक्टर बनने के बाद अपने माँ बाप का नाम बदल दिया हो, कोई बदलता है क्या, नहीं बदलता है ना। चाहे कोई भी पद कोई भी हासिल करता है तो वो अपनी माँ का नाम तो नहीं बदल देगा या पिता का नाम। तो आजकल बहुत सारे अखबार में देखिए जो बच्चे अच्छे रैंक लगाए हैं, जिनका यूपीएससी में हो गया, उनके बारे में कितने शौक से लिखा जाता है कि ठेला चलाने वाले का बेटा आज जज बना तो कलेक्टर बना तो वो एसपी बना। तो फिर सेक्स वर्कर की बेटी एनएचआरसी में जाने के बाद तौहीन वाली बात क्यों होगी। अच्छा, बदनाम रली से उतना एनएचआरसी तक का जो सफर है कितना संघर्ष रहा? संघर्ष का तो कोई टाइमलाइन है ही नहीं, लेकिन हाँ छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी और चढ़ते गए। बस सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो जो आज भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता, मानसिकता बहुत बड़ा चीज़ है। कोई काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन एक विचार को बदलना वो तो नामुमकिन वाली बात है ना, कि सामने वाले को ये समझा देना कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो वेश्या नहीं वो बेटी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस एरिया से आती है, फिर भी अपने राजस्थान में हिंदू परिवार ने आप में मैरिज किया, इसकी क्या कहानी है? उसकी बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि देखिए जो दुनिया में जो लोग सोच छोटी रखते हैं वैसे लोग बहुत हैं, तो वैसे लोग भी हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी है, और सोच का ही सब खेल है। आप कैसे दिखते हैं कैसे चलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप विचार कैसे रखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका सोच क्या है। तो वो परिवार भी कुछ ऐसा ही सोच वाला था, सोच वाला है, सॉरी था कह रही हूँ। तो वो जो परिवार है उनको मेरी सोच अच्छी लगी, मेरी पहचान से उनको कोई माजरा नहीं था, तो हो गया। इस तरीके से आप इस गली से बिलोंग करती है, बदनाम गली, आप भी जानते हैं कि बाहर में लोग इसके बारे में क्या कुछ बोलते हैं। तो आपके जो हस्बैंड है जो कि राजस्थान के हैं और हिंदू परिवार के हैं, तो वो क्या कुछ सोचते हैं? वो क्या सोचेंगे, वो यहाँ आके घूम के मुझे देख के, मैंने कोई ऐसे छुपा के तो नहीं ना शादी लव की मैरिज था या है, अरेंज? वो उनकी तरफ से ही लव था हम तो मैरिज किए बस तो कहने का मतलब ये है कि उनके तरफ से, मतलब उन्होंने 8 साल वेट किया, 8 साल उन्होंने कोशिश की। मैंने सीधा कहा कि देखो मेरा एक ही मसला है कि आप जिस लड़की से बात कर रहे हैं, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ और ना ही इतनी खास हूँ, तो आपको पहले मेरे बारे में जानना होगा, और जब आप मेरे बारे में जानेंगे उसके बाद हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो आपके बारे में उन्हें कैसे पता चला?
वो आए, यहाँ आया, मेरे बारे में जानना है तो हमारे इलाके में आइए। हमारे इलाके में आया, घूमा फिरा, मेरी दादी से मिला, ये घर में आया, जो रियलिटी थी वो सामने था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं फिर भी हम तैयार हैं। मैंने कहा लेकिन मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो आपके घर में जाना है ना, आपको तो मेरे घर में आना नहीं है। तो यही कहानी आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, और आपके पेरेंट्स का जवाब मुझे तब सुनना है। ये नसीमा के द्वारा जो है सो ये जुगनू किताब है वो भी लिख रही है। इस किताब की क्या कुछ कहानी है? देखिए ये किताब 2004 में 2002 में हम लोगों ने ये पहल शुरू की थी अपने काम का, और 2004 में हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि काम तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया, हमने बोलना शुरू कर दिया छोटे छोटे जगहों पे। जैसे कोई मिला तो अपना परिचय दे दिया कि हाँ हम इस इलाके की बेटी है। नहीं नहीं भैया हम धंधे वाली नहीं है, हम बेटी हैं, बार बार समझाना पड़ता था। लेकिन बात थी कि अगर हम अधिकारी से मिलने जाएं, हम अपनी बात कहें कैसे। और मीडिया का जहाँ तक हम लोगों को उस समय जो समस्या थी कि मीडिया को, जैसे आप आज बोल रहे हैं कि हम ऐसी महिला से बात करें जो डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर है, क्या आपने कभी ये वर्ड सुना था? नहीं सुना था ना, तो बहुत लोगों ने नहीं सुना। तो उस वक्त हमको लगता था कि हम जब मीडिया से बात करते हैं तो वो डॉट बन जाता है और सेक्स वर्कर आ जाता है, तो हमारी पहचान सेक्स वर्कर हो जाती है। तो फिर ये बड़ा अफसोस होता था कि जब एक ठेला चलाने वाले का बच्चा या कोई अधिकारी का बच्चा हो, उसके मम्मी पापा के नाम से जाना जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। और इसको कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि मीडिया तो हमारी बात आधी लिख देगी। तो हुआ कि बातचीत हम लोग आपस में कर रहे थे, तो हुआ कि चलो भाई हम लोग अपनी बात खुद करते हैं, और क्यों ना हम इस मैगज़ीन को खुद लिखते हैं, मैगज़ीन बनाते हैं। तो मैगज़ीन कैसे बन सकता है, क्योंकि मैगज़ीन का तो दूर दूर तक आप सोचो, इस इलाके के बच्चे पढ़ाई से ऐसे ही कोसों दूर रहते हैं, ड्रॉप आउट की समस्या ज़्यादा है, आप परिचय नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे वो बच्चे मैगज़ीन की कल्पना करें तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लिखना भी नहीं आता है, हम लिखेंगे कैसे, हमारा तो मतलब कुछ बातें लिखेंगे गलत सही सब हम, लेकिन उस सब कोई मैटर नहीं करता। हम गलत लिखें सही लिखें, इसको जज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमें सुनने वाला ही कोई नहीं था और हमको सुनाना है। तो हम गलत लिखेंगे तभी तो कोई सामने, नहीं नहीं देखो इसका ना हर्षिकार ऐसे होगा, दीर्घिकार ऐसे होगा, तो आप ये करेक्शन करो। तो ये सब बात करने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए। तो सबने कहा ठीक है। तो हमने 4 पेज से शुरुआत की थी, और ऐसे ही पेपर कटिंग लेकर, और फिर बच्चों का सपना, क्योंकि इस इलाके में कभी कोई बच्चे का सपना नहीं पूछता कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, क्या है तुम्हारा सपना, कौन सी क्लास में। कभी आपने पूछा इस इलाके में किसी बच्चे से? नहीं पूछा होगा। ये भी एक स्टोरी है, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता इस इलाके में बच्चों से। तो हमें लगा कि हम अपना सपना खुद लोगों को बताएंगे। तो हमने हमारा सपना सच हो करके एक कॉलम बनाया, और ऐसे करके 4 पेज की एक किताब बनाई, और हमने उसको जनवरी में 2004 में पब्लिश किया। पब्लिश मतलब लोगों को जा जा के दिया, 5 रुपये उसमें सहयोग राशि था, और एक लास्ट में कॉलम था जवाब दो, कि आपको वो किताब, वो 4 पेज का नोट्स पढ़ के कैसा लगा, तो आप भी कुछ लिख के दो हमें। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हाथ में दिया। तो उसमें हमारे आज अखबार में उस समय संपादक थे शिवशंकर श्रीवास्तव, पूरा नाम है उनका, हम शिवशंकर भैया, शिवशंकर भैया उनको बोलते थे। तो वो जब आए और उनको जब हमने वो दिया कि भैया देखिए हमने एक मैगज़ीन निकाली है, तो बोले कि तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो बोले इसको थोड़ा और मोटा किया जा सकता है। बोले मोटा करने का क्या मतलब? तो पहले उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको हाथ से लिखते हैं, टाइप कराते हैं। मैंने बोला नहीं, टाइपिंग तो हमारे नॉलेज से ही काफ़ी दूर है, जहाँ हम पेन ही पकड़ने में डर रहे हैं, तो हम इसको हाथ से लिखा ही रखेंगे, लेकिन इसको मोटा कैसे कर सकते हैं। तब वो हमें बहुत समय दिए। उन्होंने फिर कभी कभी आते और वो इंडिया टुडे इस तरह की कुछ मैगजीन लेकर आते, हम लोग को बिठाते और दिखाते कि देखो इसमें कॉलम किसको कहते हैं, ये विषय वस्तु किसको कहते हैं, आप कंटेंट कहाँ लिखेंगे, और कैसे इस चीज़ों को विभाजित करेंगे, और कैसे डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन तो हम लोग करने के लिए तैयार थे, बस हमें आइडिया चाहिए था। तो वो पूरा हम लोग 32 उसको 4 पेज को डिज़ाइन करना शुरू किया, और उसके बाद वो 32 पेज का हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ की और भी महिलाएं हैं, आप भी इस गली से बिलोंग करती है, और भी महिलाएं हैं, मतलब ज़बरदस्ती किसी को धकेल दिया जाता है इस दलदल में, और आप NHRC में चली गई। क्या कुछ संदेश रह रहे हैं? देखिए ज़बरदस्ती धकेलने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपको फिर सेक्स वर्कर के इतिहास के बारे में जानना होगा, क्योंकि भारत में सेक्स वर्क में जो आज के डेट में लोग सेक्स वर्क का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि महिलाएं हैं जो शौकिया आती हैं, धंधा करके चलाती हैं, ये अब भी हुआ है।
अभी हुआ है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में जाति आधारित सेक्स वर्कर होता आया है। जाति आधारित कैसे, आपने देवदासी प्रथा का नाम सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा तो। देवदासी प्रथा है। आप एमपी में चले जाइए तो बाछड़ा बेरिया कम्युनिटी है, और आप राजस्थान की तरफ जाइए तो कंजर, सांसी, नट, कालवेलिया, ये सब तरह के जाति मिलेंगे। बिहार में आपको नट जाति मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप भारत के इतिहास में जब जाएंगे तो आपको इस पेशा का कहीं ना कहीं संदर्भ होगा ही, किसी न किसी रूप में आपको उसके बारे में बताया ही जाएगा कि यहाँ पे ऐसे होता था उस समय ऐसा हुआ था। तो हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। तो अब रहा सवाल कि जबरन वाली बात, तो जबरन तो तब होगा, तो उस पर बात होगी ना जब हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती ना हो। और एनएचआरसी एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। एनएचआरसी में हम एडवाइजरी ग्रुप में है, ना कि हम कोई अधिकारी पोस्ट पे हैं कि हम ये डिसीजन लेंगे और कहेंगे कल के बंद हो जाओ मोहल्ला तो बंद हो जाओ, कहेंगे खुल जाओ तो खुल जाओ। ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक सलाहकार हूँ, मुझे सही गलत में जो सही लगेगा उनको मैं सही बताऊंगी, जो गलत है। जैसे जबरन की बात होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ट्रैफिकिंग को लेकर इस इलाके में रेड डाला जाता है, रेड डाला जाता है, नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया जाता है। लेकिन जब लड़कियों को बरामद करते, अगर मान लो पूरे चतुर्थस्थान में रेड हुआ और यहाँ से 5 लड़की या 12 लड़की बरामद हुई, तो क्या लगता है आपको कि पूरे चतुर्थस्थान में 12 ही लड़की होंगी? नहीं ना। सेक्स वर्कर है तो उनकी खुद की भी तो बेटी होगी, जैसे मैं बेटी हूँ, वैसे मेरे जैसी बहुत सारी नसीमाएं होंगी। हो सकता है मेरी जैसी नहीं बोलती हो, लेकिन बेटी तो है, बेटा तो है। लेकिन जब पुलिस अरेस्ट करेगा तो ये थोड़ी सोचेगा कि उसकी सगी बेटी है कि डुप्लीकेट बेटी है। तो जब आप 5 लोग को जबरन ना जाने के लिए रोकते हैं तो 5 लोग उसके पीछे जबरन चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब पुलिस निकाल के ले जाती है या फिर उनको रिटर्न भेजती है कि इनका घर यही है, इनको भेज दो, तो वो तो नहीं लिखा जाता कहीं कितनी यहाँ की बेटियां थी, कहीं ये काउंट नहीं होता। तो जब बेटी शब्द होता नहीं तो क्या शब्द आता है? सेक्स वर्कर शब्द आता है। तो सेक्स वर्कर बोल के जब किसी बेटी को आप संबोधित करते हैं तो भारतीय संस्कृति है यहाँ भी, तो वो क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। तो फिर उसको सेक्स वर्कर ही बनना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे जबरदस्ती किसने किया? हमारी व्यवस्था ने। तो जबरन पे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाओं पे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। कि आप किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का ये मतलब नहीं है कि उसको एक को बचाने के लिए आप 10 को अंदर छोड़ दें। आप ऐसा क्यों ना एक व्यवस्था लाया जाए, जिस पर भी हम बात भी कर रहे हैं नेचरसी से, कि बहुत नहीं, बहुत फास्ट कोई चीज़ नहीं होगा। और ट्रैफिकिंग बोल के ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत गंभीर बात है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें लगता है बहुत गंभीरता से बात करना चाहिए और बहुत गंभीरता से इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ट्रैफिकर है वो बहुत सतर्क होते हैं। फंसती तो लड़कियां ही हैं और फंसते इस इलाके के लोग ही हैं, लेकिन ट्रैफिकर इस इलाके के नहीं होते, ये सब जानते हैं। ये सब लोग जानते हैं, व्यवस्था में बैठे लोग भी जानते हैं। लेकिन वही बात है ना कि गलत को गलत कहना आसान है, सही जो जहाँ है वहाँ गलत है उसको साबित करना बहुत कठिन है। अब सुन रहे थे हमारे साथ नसीमा खातून थी, जिन्होंने इस रैली से निकलकर एक अलग परचम लहराया है और एनएचआरसी में सलाहकार हैं। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।